हमेशा याद दिला देना, रिकॉर्डिंग हमेशा करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमेशा कभी कभी मिस हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग का हमेशा याद रखेंगे कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस के बाद, ऐसे कि मैं प्रोटोकॉल भी यही बना दे रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग फिर शेयरिंग चीजें। ठीक है। देखो बेटा, कल एक चीज हुई थी कि हम लोगों ने सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक हुआ था। मैंने आपको बोला ही था कि केवीएल एक ऐसा रूल है कि जिसमें आपको लगाने से पहले थोड़ा दिक्कत आता है। आपको मैंने ये दो तरीके बताए थे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दो तरीके आए थे आपके पास। एक कहा गया था कि आपके पास जो व्हिटस्टोन ब्रिज बनाया था, तो पहली बात आपको मैंने बोला था कि व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए जो आपके पास कंडीशंस आते हैं वो ये था कि अगर आपने बनाया है व्हिटस्टोन ब्रिज तो वो ऐसा दिखता है सर। या तो आप ऐसे बना दो, ड्रॉ कर दो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, इसको कोई नकारेगा नहीं। इस कॉम्बिनेशंस को याद रखेगा कि यहां से एक, जहां से टर्मिनल ए, और मैंने आपको एक और कल एग्जांपल दिया था कि सेम कॉम्बिनेशन होने के बारे में, कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि कैसे हम ले रहे हैं। ये सेम दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर पे, स्क्वायर के हर साइड पे चार कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 C3 C4। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का अगर मैं अक्रॉस इस पॉइंट के पूछ रहा हूं तो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग आएगा। अगर मैं ये पॉइंट के अक्रॉस पूछ रहा हूँ ए और बी, तो इसके अबाउट अलग आएगा, ये सी आ जाता है और ये बी है। तो ए बी के अक्रॉस पूछूंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसी का ये पूरा कॉम्बिनेशन का स्क्वायर का, तो अलग आएगा। अगर मैं ए और सी के अबाउट पूछूं तो अलग आएगा। तो ये चीजें हमने देखी थी कि कॉम्बिनेशंस डिपेंड भी करती है, कि ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि सिर्फ स्क्वायर वाला टाइप का बन गया है तो अक्रॉस किसके है। ठीक है, और हमने एक चीज अभी तक देखी है कि अभी तक क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस जब तक ले हमें नहीं निकाल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम कोशिश करेंगे तीन मेथड, मतलब सही ढंग से कहूं तो तीन मेथड। एक को कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस कैसे है सर? सर ये देखो सर, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये चीज, तो दिख रही है सर कि ये दो ऊपर में, अगर इसी को देख रहा हूं तो C1 और C2 क्या है? C1 और C2 कैसे हैं? सीरीज में है कि नहीं? और C3 और C4 भी सीरीज में है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं? यस सर। और है तो फिर इसके बाद इनके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होंगे इन दोनों के, C3 और C4 के, इसके अक्रॉस हम इसको एक रिप्लेस कर देते, इस लाइन के अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस एक दूसरे से रिप्लेस कर देते, वो कहते हैं C=1। और इसको दूसरे वाले को कहेंगे, अच्छा इधर बना लेता हूं थोड़ा नीचे, इसको बोलेंगे C=1। किसके? C और 4 के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऊपर जो बनेगा C1 और C2 वो सीरीज में है, तो ये बनेगा आपके पास क्या आएगा? C=2 अपना आएगा, इसका वैल्यू अपना होगा। C=2 अगर मैं आपको जनरली जैसे पूछूं तो क्या निकालोगे? प्रोडक्ट ऑफ देयर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय देयर सम। अब बताओ C=2 और C=1 क्या है आपस में? C=2 और C=1 क्या है आपस में? पैरेलल। पैरेलल है। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो C= आपने जो निकाला लास्ट में, C=डैश जो इस पूरे कॉम्बिनेशन का होगा क्रॉस AC, वो आएगा C=1 प्लस C=2। ये चीज आपने बोली थी। दूसरा तरीका इक्विपोटेंशियल वाला, क्योंकि सर देखो सर, आपने बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपको ऐसे दिखाए जाएंगे कि ये है, साथ में वायर यहां से यहां लगा दिया और यहां से यहां एक ऐसा लगा दिया।
इसमें कैसे निकालेंगे? आपको क्या बोला था? इक्वी पोटेंशियल वाला। आप मानते हैं स्टार्ट करते हो ए और बी के अक्रॉस। क्या जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे है, वो यहाँ पे इस नोड पे भी होगा, एक्स पे? क्योंकि आप केवीएल लगाते हो तो वायर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं दिखाते हो जब तक के लिए कोई कैपेसिटर नहीं मिलता। आप देखो केवीएल लगाना स्टार्ट करते हो इस पॉइंट से, बोलते हो चलते जाता हूं चलते जाता हूं चलते जाता हूं, कोई ड्रॉप नहीं मिल रहा है, कोई ड्रॉप नहीं मिल रहा है। यहां पे मुझे ड्रॉप मिल रहा है। तो यहां अगर पोटेंशियल ए है तो मैं यहां से चला, पॉजिटिव प्लेट ये, निगेटिव प्लेट ये, पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे, निगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या होगा? निगेटिव होगा। क्योंकि भाई वी आपके पास फाइनली कहां पहुंच रहे हो? निगेटिव प्लेट पे। स्टार्ट कहां किए थे? पॉजिटिव प्लेट पे। ये माइनस टाइम वी होगा कि नहीं? जो इस कैपेसिटर का है वी होगा कि नहीं? क्योंकि आप जो Yes, कैपेसिटेंस sir. कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हो वो वी पॉजिटिव माइनस वी निगेटिव डिफाइन करते हो, दैट इज इक्वल टू वी। यहां उल्टा केस है। तो यहां पे आप लिख देते हो, यहां पे क्या लिख देते हो? माइनस वी, और फिर कहां पहुंच गए? बी पे। तो आप लिखते हो वी ए से हमने स्टार्ट किया, बीच में माइनस वी का पोटेंशियल ड्रॉप आया, फिर मैं वी बी पे पहुंच गई। और यही अगर लूप होता है तो यहां पे क्या हो जाता है? यहां पे फिर से वी ए आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और बाकी सब जितने और भी कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, अगर मान लो कि यहाँ पे इसको सीधे इससे जोड़ देता तो ये वी ए आता और वी ए कैंसिल, यानी ये जीरो होना पड़ता वीबी को। हाँ, तो इसी को तो शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। दो कैपेसिटर के प्लेट को अगर सीधे लेके जोड़ दोगे, उनके बीच में कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, तुरंत फ्लो करके इसी में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मेथड कहते हैं। अगर एक्स पे है तो यहाँ पे भी वही पोटेंशियल होगा कि नहीं? अगर वायर के थ्रू चलते जाते यहाँ पे, तो जो एक्स पे पोटेंशियल है, जो ए पे पोटेंशियल है, वो यहाँ पे भी होगा। तो इसको भी पॉइंट एक्स से ही डिनोट करते हैं। दूसरा बात बताओ, बी पे जो है वो यहाँ पे भी होगा पोटेंशियल, और इसके बाद यहाँ पे नहीं होगा। ये आपको दूसरा पॉइंट आएगा, क्योंकि आपको फिर से कैपेसिटर लग रहा है, और फिर इसको आप y मानोगे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैं आपको इस तरीके का बता रहा हूं कि इस तरीके से सॉल्व करना होगा इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स वाले। ये क्वेश्चन मुझे मतलब है कि मैंने इस पे तरीका बताया आपको। तो दो तरीके, या तो मिक्स कॉम्बिनेशन टाइप के आपका बनेगा, या तो आप देखोगे एक्स्ट्रा वायर लगे हुए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सपोज कीजिए, इसको बड़ा बनाता हूं थोड़ा सा। और मैंने बोला ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपको ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, अगर आपको दे दूं तो। और आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो क्या करोगे? सेम बात सर, सेम तरीका। ए क्या, इस पे जो पोटेंशियल है वायर के अलोंग जा रहा हूं, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। अच्छा, यहाँ पे ए यहां नहीं बना के बी यहां बनाता हूं, ये क्रॉस इसके, सॉरी यहाँ पे बी है और यहाँ ए है, इसके अक्रॉस मतलब हमें निकालना है ए। ये दो टर्मिनल, इसको मैं ड्रॉ करता हूं अलग कलर से, तब आपको समझ में दिखेगा। ए यहाँ पे एक, और दूसरा बी। बोल रहा है कि ए और बी के अक्रॉस इस कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? तो आप बताओगे ए ये पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट होगा। पोटेंशियल एट, पोटेंशियल के टर्म्स में बात करो, जो पोटेंशियल यहाँ ए पे है वो यहाँ पे भी होगा। क्यों? वायर, स्ट्रेट वायर, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जा रहा हूं, कोई ड्रॉप ना कोई गेन। फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर ए, फिर यहां पहुंचा, यहाँ ए, और यहाँ पे बैठा बी। तो अब बताओ मैं क्या करूंगा? ए और बी बनाऊंगा, दो पॉइंट्स मिले ना पोटेंशियल वाले। दूसरा बी से स्टार्ट किया, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा। देखो यहाँ पे अगर आपको ए से और बी जाना है तो इसके बीच में कैपेसिटर बीच में लगा हुआ है, तो पोटेंशियल इसके बीच में या तो ड्रॉप या तो इंक्रीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग्स।
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन वायर के अलोंग जा रहा हूं तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ए से बी तक देखते हैं। कैपेसिटर 1 C1 जुड़ा हुआ है तो C1 ए से बी जोड़ेंगे। C2 कैसा जुड़ा हुआ है, ए टू बी। C3 कैसा जुड़ा हुआ है, C3 इसको बोलते हैं, और C1 इसको बोले क्या, इसको मान लेते हैं C1। C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, C4 ये है, और ये वायर जुड़ी हुई। तो बताओ ए टू बी जुड़ा हुआ है C1, ए टू बी C2 जुड़ा हुआ है, C3 कैसे जुड़ा है, ए टू बी, और C4 कैसा जुड़ा हुआ है, ए टू बी। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही दिखाने का तरीका है क्या ऐसा? क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही ऐसे दिखाने का तरीका है क्या? तो ये दूसरा मेथड होता है इक्विपोटेंशियल वाला। थर्ड वाला हम एक्सप्लिसिटली ड्रॉ करते हैं, जो कि थर्ड वाला कहते हैं जिसको ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र है, वो केवीएल रूल लगा के। उसमें क्या करते हैं, एक इमेजिनेटिव बैटरी बना लेते हैं, सब उसी से आ जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए वो काम करेगा। एक इमेजिनेटिव बैटरी बना देते हैं, उस बैटरी से क्या करेंगे, क्यू चार्ज निकाल देंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सब प्लेट पे रिडिस्ट्रीब्यूट करते समय पॉजिटिव निगेटिव लिख लेंगे, और जितना भी चार्जेस होगा वहां पे लिख देंगे। फिर केवीएल लगाएंगे, और केवीएल ऐसे लगाएंगे कि हर वायर का हर एक हिस्सा रंग आ जाए। तो उसके ऊपर हमने कल किया था, ठीक है। इसका एक केसेस आता है यहाँ पे, जिसको थर्ड पोर्शन मैंने बोला था कि पहला पोर्शन तो आपके पास हो गया मिक्स्ड वाला, दूसरा आपके पास हो गया इक्विपोटेंशियल वाला। इक्विपोटेंशियल पॉइंट, शेल पॉइंट, ठीक है। पहला आपके पास मिक्स आया, दूसरा इक्विपोटेंशियल आया, थर्ड आता है सिमेट्री। सिमेट्री में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर जगह नहीं लगेंगे, किसी किसी कॉम्बिनेशंस पे ही लगेंगे। कुछ रेशियो सेम होगा, कुछ ऐसा होगा। जैसे मैं बोलूं, जैसे आपके पास आएंगे केसेस में, आपके खासतौर से ये रेसिस्टेंस में दिखेंगे। ये चीज मैं आज आपको बता रहा हूं कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर चेंज हो जाएगा रेसिस्टर के साथ, कॉम्बिनेशन वही रहेंगे। ये रजिस्टर क्या है, सीरीज में है, ये कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है। हाँ, स्टोरी थोड़ी अलग हो सकती है। यहाँ पे I इंटू आर होता है पोटेंशियल ड्रॉप, I1 इसमें से चलेगा, R1 इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस। यहाँ पे Q बाई C होता है। लेकिन वो वही चीज वहां पे भी चलेगी। क्या हो रहा है कि अगर मैं एक पॉइंट से चल रहा हूं तो कितना मैं उससे चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, जिस पॉइंट से मैं चला हूं उसके पोटेंशियल को जीरो मान रहा हूं और चलता जा रहा हूं, और रास्ते में कितना मुझे ड्रॉप या गेन मिल रहा है। ड्रॉप कब मिलेगा, जब पॉजिटिव प्लेट से मैं निगेटिव प्लेट में जाऊंगा तब मुझे ड्रॉप मिलेगा। इसी के लिए तो इसका वोट, इसका लिखते हैं -V1 लिखते हैं, क्योंकि ए से मैंने स्टार्ट किया, मुझे यहाँ पे ड्रॉप मिला, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में गया, तो फाइनली मैं जिस पे रीच किया वो लो पोटेंशियल पे, जिससे चला था इनिशियली हाई पोटेंशियल पे। तो समथिंग माइनस सबसे बड़ा वैल्यू, मतलब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू प्लस का होगा, तो निगेटिव में से मान लो इसको ये x/2 हो, जस्ट केस में बता रहा हूं, और ये x होगा। तो अब बताओ x/2 माइनस x जो होगा वो निगेटिव नंबर होगा कि नहीं, -x/2। Yes, sir. तो मेरे अंदर क्या आया, ड्रॉप आया। फिर मैं आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, फिर अब ये आ गया। अब ये फिर क्या करेगा, प्लस और माइनस। मैं ऐसे बोला था निगेटिव प्लेट से निकलते हुए, ट्रिक है याद करने का, लेकिन तरीका क्या है, फिजिक्स इसको क्या कहता है, ड्रॉप आ रहा है आपके पास, हाई पोटेंशियल, यानी हाई प्लेट, उस प्लेट से निकल रहे हो जो पोटेंशियल में हाई था और उस निगेटिव प्लेट तक जा रहे हो, तो आपने ड्रॉप लिया इसमें। फिर आप उसके बाद उस पॉइंट पे पहुंच रहे हो जहां से आपने चला था, और जितने भी बीच में आते जाएंगे, टकराते जाएंगे, वो सब उसके कैलकुलेशंस होते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो रामबाण होता है उसके ऊपर हमने किया था, और इसका क्वेश्चन करने की कल कोशिश किया था, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स आ गए थे।
ठीक है, हमने वही काम किया था कि इसको बोला था कि चलो एक दो तरीके से हम काम करते हैं। पहला तरीका क्या था कि हमने इसको कर दिया कि भैया देखो यहाँ पे आपने बोला कि अगर मान लो सी इक्विवेलेंट निकालना है, कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं रहा है, ना मिक्स्ड वाला दिख रहा है ना सी, ये आपको इक्वी पोटेंशियल से करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आपने बोला रामबाण वाला वो यूज करो कि इसके अंदर के ये लगा देंगे, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये क्यू बस मुझे चाहिए, ये क्यू डिवाइडेड बाय ये बैटरी का पोटेंशियल वी, ये सी इक्विवेलेंट दे देगा। और मैंने बोला था क्यू हमेशा वी के टर्म्स में आता है, तो सी इक्विवेलेंट एक नंबर होता है। और यही केस देखेंगे, यहां पे भी देखेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लोज हुआ, सब कुछ हुआ, ये वाला देखो क्वेश्चन, ये इसमें देखो यहाँ पे इसको क्लोज हो गया, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, अभी ये करंट जाएगा, अभी इस पे नहीं देखेंगे कि अभी पोटेंशियल जंक्शन वाला इक्वी पोटेंशियल वाला नहीं देखेंगे, देखेंगे सिंपल तरीका जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। क्यू चार्ज यहां से निकाला हमने, निकाला 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 निकाला, यहां से बताओ यहाँ पॉइंट पे अगर क्यू चार्ज आ रहा है, यहाँ पे Q1 भेज दिया हमने, ये दिख रही है ना, ये यहां से Q1 भेज दिया, इस रास्ते में है Q1, इस रास्ते में भेजा मैंने Q1, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और इसमें आ गया Q1। अब देखो मैंने एक चीज कल देखी, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको देखो, इसके ऊपर चार्ज क्या डिफाइन करना है, Q1, कॉमा कितना कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड। इसको मैं अब से लिखूंगा इस तरीके से ना लिख के, इसको डिवाइड लिख दूंगा। इससे क्या फायदा होगा सर, एक तो काम होगा कि ये मालूम चल रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, और दूसरा इसका चार्ज कैपेसिटेंस क्या है। लेकिन ये जो फॉर्मूला भी बन रहा है वो V1 भी बन रहा है सर, Q1 बाई 6 माइक्रोफैराड। तो मुझे अगर मैं इसके जगह कॉमा लगाता हूं और इसके जगह स्लैश रखता हूं, दोनों रख सकता हूं, मतलब ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है। Q1 इसके ऊपर चार्ज बता रहा है, पहला वाला जो इसके प्लेट के ऊपर चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर, और दूसरा जो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा के जगह स्लैश लगा देंगे तो एक और बेनिफिट होगा, क्या, Q1 बाई 6 माइक्रोफैराड, ये एक्चुअली V1 भी बन रहा है, तो इस चीज का बेनिफिट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से Q1 यहाँ पे आया, इस प्लेट पे चिपका, पॉजिटिव इसको मान लिया, नेगेटिव इसको मान लिया, ठीक है। दूसरा बात, यहां से चला, यहाँ पे चला Q माइनस Q1, अब देखो यहाँ पे Q1 तो चला गया इस रास्ते पे, तो अब जो Q आ रहा था इसमें क्या होगा, Q माइनस Q1 होगा कि नहीं, और ये आके पॉजिटिव प्लेट पे चिपकेगा। और इसका कितना है कैपेसिटेंस, देखो पीछे में सबका, ये देखो सबका, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, सिर्फ बीच वाले का 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया Q1, ठीक है, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q माइनस Q1, ठीक है। अब यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, फिर इसको एक जंक्शन मिल गया। अब बोला कि भैया यहाँ पे बटना पड़ेगा, तो ये बोला कि तुम चले जाओ Q2 बन जाओ, यहाँ Q2 बन जाना, और बाकी मेरा जो बचेगा वो क्या बनेगा, Q माइनस Q1 आ रहा था, यहां से Q माइनस Q1 आ रहा था, Q2 इसमें चला गया, तो माइनस Q2 इसमें कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये आके चार्ज इसके पॉजिटिव ये बनेगा, निगेटिव ये बनेगा, चिपक गया इस पे। और आपको तो मालूम है कि निगेटिव प्लेट कैसे काम करता है, जब कोई चार्ज इसके ऊपर Q आके चिपक जाता है तो दूसरा प्लेट क्या करता है, अपने आप को पहले माइनस Q और प्लस Q में डिवाइड कर देता है, और माइनस Q को अपने ऊपर चिपका देता है और ये प्लस Q को भेज देता है, यानी जो चार्ज इसके ऊपर चिपका उसको फिर से आगे भेज देता है। ये बात मालूम है ना। तो ये चीजें ऐसे ट्रेवल करते जाएंगे, और यहाँ पे चली गई, और यहाँ पे देखो Q1 प्लस Q2 यहाँ पे आया, यहाँ पे अब देखो इस पॉइंट पे, ऊपर वाले केस में देखो, ऊपर वाले में Q1 इधर से आ रहा है कि नहीं, इधर से क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, तो बताओ इधर कितना जाएगा, Q1 प्लस Q2, क्योंकि हर जंक्शन पे इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होना चाहिए, तो दो इनकमिंग है, एक तीसरा है बना हुआ, उसको आउटगोइंग होना ही पड़ेगा, तो इधर चला जाएगा, और ये Q1 प्लस Q2 किस पे चिपक जाएगा, इस प्लेट पे। अब देखो, मैं उसके बाद मैंने क्या बोला था, KVL लगा दी, ये चीजें करके प्लस माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट करके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, माना क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन भी आसान नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप सॉल्व कर रहे हो बेसिक मेथड से,
तो यहाँ पे आपने केवीएल लगाया पाथ 1 के लिए। पाथ 1 कौन सा बनाया, ये वाला। बनाया कि नहीं? अब बनाया तो इस पे देखो, हाँ देखो, यहां से स्टार्ट किए चलना, चलते 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 निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, तो -V1 होगा कि नहीं? 1 का, ये कैपेसिटर 1 है तो उसका पोटेंशियल जो होगा वो V1 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल V1 होगा, लेकिन ये माइनस साइन के साथ आएगा, केवीएल बोलता है, माइनस प्लेट से निकले। फिर गए फिर गए फिर गए, फिर इस रास्ते में फिर थर्ड टकराया, -V3 लिख देंगे क्योंकि निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं। फिर गए फिर गए फिर गए फिर गए, अब यहाँ बैटरी से गुजर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो +V लिख देंगे, और दिस इज इक्वल टू, फिर उसी पॉइंट पे रीच करके इक्वल टू 0। इसको अब फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं Q और C के टर्म्स में। तो Q रख देंगे, V1 क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से सीधे आंसर मालूम चल रहा है, V1 यहाँ पे सीधे रख दिया Q1/6। इसी के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगवाया था। कॉमा लगाओ या कुछ लगाओ, ये देखो ये बात मैं बोल रहा हूँ, कॉमा लगाओगे तो ऐसे लिखोगे, जो कि जनरल बुक में लिखा रहता है, Q1/6 माइक्रोफैराड। पहला वाला डेटा बता रहा है उसके कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज है, दूसरा वाला बता रहा है कि उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। मैंने बोला कि इसको डॉट, ये हटा दो, इसको स्लैश लगा दो। पहला वाला जो आपको बताएगा वो वही बता रहा है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, दूसरा उसका कैपेसिटेंस क्या है। लेकिन यहाँ स्लैश लगाने के बाद ये भी सेंस दे रहा है कि ये पूरा डेटा Q1/6 माइक्रोफैराड, ये क्या हो रहा है आपके पास, ये V1 बन रहा है। तो यहाँ पे सीधे लिख दिए Q1/6। V3 क्या होगा बताओ, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 6 + V इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब मैंने बोला दूसरा पाथ हम ड्रॉ करेंगे। अभी तक पूरा तरह से पीला रंग लगा नहीं है, चलो यहां से वही से स्टार्ट करते हैं, पीला रंग। अब जिस पोर्शन में बच गया, इधर करंट इधर चला गया था, एक बार इधर चल लेगा, अब इधर चल के ऐसे गया। इस पोर्शन के लिए बताओ, यहां से फिर से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें इस बार टकराया, किससे टकराया, 2 से टकराया, तो 2 से टकराएगा तो -V2। फिर यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, फिर यहां से चला, यहाँ पे 4 लगेगा, निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं -V4। फिर वापस आया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, +V इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किए, V2 + V4 इज इक्वल टू V। और फिर इसके बाद क्या किया, V2 के जगह अब क्या लिखना है, V2 के जगह क्या लिखना है बताओ, 2 वाला ये प्लेट है, V2 के बारे में ये लिख लिया, Q - Q1 डिवाइडेड बाई 6। हाँ देखो, अगर से यहाँ पे निगेटिव रहता तो पहले ही से निगेटिव लगा के रखते, और डिवाइडेड बाई में सीधे ये लिखते, क्योंकि V का साइन हमने केवीएल में रख दिया है। ठीक है, ये रखते। V4 क्या रखेंगे, V4 यहाँ पे फोर्थ वाले से टकराए हैं, तो V4 देख लो, Q - Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू V। इसको सिंप्लीफाई करते, देखो इसको सिंप्लीफाई किए थे तो कैसा आ रहा था, 6 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते जैसे मन करे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, V1 + V3 इज इक्वल टू V आ रहा है आपके पास, और इसके बाद सिंप्लीफाई करो, जैसे भी किया इसी पे सीधे सिंप्लीफाई करना चाहोगे, इसी पे रख दिया आपने, दिस इज इक्वल टू V इधर ले गए तो -V बन गया, और माइनस माइनस सब दोनों का सब कैंसिल हो गया, तो सारा पॉजिटिव वैल्यू बन गया। तो यहां से आया Q1, यहां से आएगा Q1, और यहां से आएगा Q2, तो यानी 2Q1 + Q2। डिनोमिनेटर 6 है तो 6 पूरा ओवरऑल 6 रहेगा, और ये इधर चला जाएगा V के साइड, तो 6V। यहाँ पे याद रखिएगा माइक्रो लगा हुआ है, ये माइंड में रखना है, माइक्रो। यहाँ पे सब 6 लिखा है, 20 लिखा है, 6 लिखा है, लेकिन सब माइक्रो फैराड में, ये माइंड में रखना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे 2Q1 + Q2 इज इक्वल टू 6 पहले से आया, दूसरे वाले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, तो पूरा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे -Q1 है और यहाँ -Q1 है, तो -2Q1 हो गया। फिर Q है तो यहाँ पे भी Q है, 2Q बन गया।
और यहाँ पे -Q2 है तो -Q2 बन गया। यहाँ पे उस दिन कल जो हुआ था यहाँ पे Q आ रहा था सर, वो मिस्टेक हुआ होगा कहीं, इस चीजों में सॉल्व करना ही आपस में कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो यहाँ पे 2Q आ रहा है और -this 1। अब क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा। इसमें देखो अगर दोनों को ऐड करता हूं, दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ 2Q1 और यहाँ +2Q1 कट जाएगा, यहाँ Q2 और यहाँ Q2 कट जाएगा। अरे दोनों को ऐड कर रहा हूं, देखो 2Q1 + Q2 = 6, और यहाँ पे आपने किया 2Q - 2Q1 - Q2 = 6 V। ये V वोल्ट वाला नहीं है, ये यूनिट वाला V नहीं है, ये वेरिएबल है। ये बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V बोल रहे हैं, इसको V को वोल्ट मत मान लेना, ये वेरिएबल है, एक नंबर होगा ये, ठीक है, ठीक है ना। अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2Q = 12V, तो Q आ रहा है 6V। अब मैंने क्या बोला, आपको ऐसे ही आएगा, Q जो चला था यहाँ पे, यही तो स्मॉल Q ही तो चला था बैटरी से, मुझे बस वही निकालना था। स्मॉल Q आपके पास आ गया 6V, बैटरी का पोटेंशियल V, ये हो गया आपके पास CQ करेक्ट। यही मैंने बोला था ना। और कल दूसरे मेथड से भी निकाला था, लेकिन मैंने आपको ये बोला था C इक्विवेलेंट का ये तरीका निकालने का एकदम बिल्कुल रामबाण है। आपको क्या करना है, कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन कुछ भी मिलेगा, कैसा भी मिलेगा, उसको V से मान लेना, सीधे जोड़ दिया ना। मुझे V मालूम है कि बैटरी का कौन सा पोटेंशियल है, मैंने बोला ये बैटरी ऐसा बैटरी लगा रहा हूं कि जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही बना रहेगा। ये V भी नहीं मालूम है मुझे, यहां से Q बहाता हूं। हाँ ये मुझे मालूम है, Q/V जो होगा वो होगा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका पर्पस कैसे होता कैसे ये सर, आता कैसे, इसका मैंने आपको इसका भी एक एग्जांपल बताया था। क्यों, क्योंकि कहते हैं सर कि इस कॉम्बिनेशन को आप एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हो, और इस कैपेसिटर को बोलते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉम्बिनेशन। तो मैं अगर इससे बैटरी लगाता हूं सर, अगर मैं इसको पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करता हूं, तो इसमें भी क्यू फ्लो होगा जो कि इसमें फ्लो हो रहा है, और इसमें भी पोटेंशियल V, वही बैटरी लगेगी। तो सर अगर ये Q यहाँ पे जो कैपेसिटेंस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसके लिए अगर मैं डिफाइन करूं तो C = Q/V होगा सर। तो Q यहाँ पे क्या होगा, यही Q जो बहेगा इस पे चिपक जाएगा, तो ये Q ये आ गया। और V क्या है, ये जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा। कैसे, आप देखो, यहां से चलना स्टार्ट करो, यहां से चलना स्टार्ट करो, यहां से निकलो, पॉजिटिव प्लेट से निकले हो ना, तो यहाँ पे V पॉजिटिव होगा। यहां से गए, यहां से गए, यहां से प्लस माइनस आप बन चुका है, तो यहाँ निगेटिव से निकलोगे तो -V जो इक्विवेलेंट मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। फिर वहां पे आ गए, फिर वापस आ गए कि नहीं, तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V। तो बैटरी का जो V है वो V, इसी के जो इक्विवेलेंट एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया है, उसका भी, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी V है। तो इसी के लिए Q/V एक्चुअली C देगा कि नहीं। लेकिन ये C कैसा है, एक कैपेसिटर का है, वो एक कैपेसिटर अपने आप को क्लेम करता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के बराबर हूं, तो ये C इक्विवेलेंट बन जाएगा। स्टोरी समझ में आई? अरे आई कि Yes, नहीं। sir. और कल हमने ये वाला मेथड से भी निकाला था कि MN वाला मेथड से निकाला था, कि इसमें देखा था कि देखो सर, ये वाला C इक्विवेलेंट वाले लास्ट में ये यूज करते हैं। पहले आपने जो बोला था मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं लगा, दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल वाला लगाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कुछ सिमेट्रिकल चीजें बन रही हैं कि नहीं। तो देखा, फिर हमने लगाया यहाँ पे V, इसको माना। देखो यहाँ पे अगर आपके पास, अगर X और Y के बीच में 2 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट आते हैं, अगर M और N, एक्चुअली में ये जंक्शन है, ठीक है, आपके पास 2 जंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जंक्शन और M जंक्शन। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, X से स्टार्ट करोगे, यहाँ M रखोगे और N ऊपर रखोगे, फिर आगे जैसे जैसे चलते जाओगे
एन कवर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे चलते जाओगे, अगर और कोई पॉइंट होगा ए रखोगे, फिर बी रखोगे, ऐसे चलते जाओगे। इसमें आपको बहुत सहूलियत होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्स से चलना, एक्स, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसको मान लेते हैं इसको एक्स पॉइंट मानते हैं। तो एक्स पॉइंट से कौन सा जुड़ा हुआ है, एक्स पॉइंट से C1 जुड़ा हुआ है, तो C1 जोड़ देंगे एक एक्स से। एक्स से कौन सा जुड़ा, C1। फिर C2 भी जुड़ा हुआ है क्या एक्स से, जुड़ा हुआ है क्या? अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, सब 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 बोलो हाँ या ना। अब सब क्यों शर्माते हो, सारे लोग अच्छे से बोलो, कितने घबरा के क्यों पढ़ते हो? ठीक है, C2 भी जुड़ा हुआ है एक्स से, ठीक है सर। अब बताओ सर, एम पॉइंट से, एम पॉइंट से कौन सा जुड़ा हुआ है? एम पॉइंट से सर जुड़ा हुआ है, जितने भी इस पॉइंट से गुजारेंगे सब पॉइंट से, इधर रास्ता गया, इधर रास्ता गया, इधर रास्ता गया। तो एम से कौन सा जुड़ा है, C2 सर। तो C2 को एम से जोड़ दीजिए सर। और कौन जुड़ा हुआ है, C4 सर। एम से जुड़ा हुआ है, C4 जोड़ दीजिए। और कौन जुड़ा हुआ है सर एम से, C5 सर, जोड़ दीजिए सर। C5 यहां सर क्यों ड्रॉ किए सर, यहां क्यों नहीं ड्रॉ कर दिए? आपको आंसर मालूम है तो इसी के लिए कर दिए ना सर। आप बोलो सर कि C4 ऐसे जोड़ दिए, C5 ऐसे जोड़ दिए, वो भी तो एम से जुड़ा हुआ है, आपको आंसर मालूम है तब आपने किया ऐसा सर। मैं बोलूंगा नहीं, मैं देखूंगा कि C5 दूसरा कोना किससे जुड़ा हुआ है, एन से, तो मुझे यहाँ C5 बनाना सही है। और C4 का दूसरा कोना किससे जुड़ा हुआ है, वाई से, तो C4 इधर बना देंगे। समझ में आया कि नहीं? C4 को भी वाई से जोड़ दिया अपने मन, अभी अभी करते हैं, एन पे अब जाते हैं। ठीक है, नहीं जोड़ते, जाओ, तुम लोग गुस्सा मान जा रहे हो कि नहीं, इसको पहले सब तरीके से चलो। अब एन पे पहुंचते हैं, एन पे। अब बताओ एन पे कौन सा जुड़ा हुआ है, C5 जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए सर। एन से और कौन जुड़ा हुआ है, क्या C1 भी जुड़ा हुआ है क्या, तो जोड़ दिए सर। क्या सर एम से, एन एन से और कौन जुड़ा हुआ है सर, एन से C3 भी जुड़ा हुआ है सर, तो C3 भी जोड़ दिया। अब वाई से बात करते हैं, वाई से कौन जुड़ा हुआ है, C3 जुड़ा हुआ है सर, ठीक है, जोड़ देते हैं सर। वाई से सर जुड़ा हुआ है C4, जोड़ देते हैं। क्या ये आपको अभी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है कि नहीं, यही सेम डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये वर्ड मैंने अभी तक यूज नहीं किया। ये अब आएगी मेरे ऊपर कहानी कि अब देखो C1 कितना है, 6 माइक्रोफैराड, C2 6, C3 6, C4 6। आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाएगा, जब एक साइड के रेशियो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 होंगे। तो ये बात समझ में आई थी कि नहीं? क्या है, हो रहा है क्या ऐसा, 6/6 जो कि इसका रेशियो है 1, क्या इधर भी वही रेशियो है क्या, 6/6 दैट इज 1? तो अगर ये है सर, ये है, तो M और N इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे तो सर इसको क्या करें, इसको एक दो तरीका है सर। अगर मान लेते दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पे है, तो इसको हम या तो स्ट्रेट वायर से जोड़ देते हैं या तो इसको खाली छोड़ देते हैं। दो काम कर सकते हैं ना, इक्वी पोटेंशियल से है, या तो इसको बोल रहे कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, C5 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो या तो C5 को हटा के क्या करे सर, खाली छोड़ दे कि इसको वायर से जोड़ दे। हालांकि आपके जो केसेस जो होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सही तरीका बताओ, खाली छोड़ना होता है। क्यों खाली छोड़ना होता है, क्यों खाली छोड़ना होता है, ऐसा भी पूछो फिजिक्स में। सर अगर C5 के अंदर
आप बोल रहे हो इक्वी पोटेंशियल है, अगर C5 के अंदर चार्ज आ गया तो क्या इसका कैपेसिटेंस C5 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? अगर चार्ज आ गया Q/C5, ये क्या देगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही तो देता है, प्लस या माइनस होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा सर, किस तरफ से चल रहे हैं किस तरफ से नहीं चल रहे हैं। लेकिन Q/C5 होगा कि नहीं अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं, बताओ बच्चों। अगर इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी चार्ज आ गया Q, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो Q/C इसका होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। तो होगा, तो यानी इसके पास आप बोल रहे हो कि इसको M और N को हमेशा इक्वी पोटेंशियल बना रहना है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। Vm इज इक्वल टू Vn होना चाहिए, तो Vm माइनस Vn क्या हो गया? 0 होना चाहिए। यानी अगर हम N से चले और M तक गए तो मुझे कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं मालूम चलना चाहिए, यानी कोई कैपेसिटर से ना टकराओ। कैपेसिटर से टकरा गया, अगर उसके ऊपर चार्ज आ गई और उसके बाद केवीएल में इसके ऊपर चार्ज जाएगी नहीं। अगर इसमें इधर Q बहा तो इसमें Q चिपकेगा, और Q चिपका तो Q/C इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और फिर ये फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि M और N सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए पॉइंट। और ये कहता है कि अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया तो क्या होगा कि इसके ऊपर कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और M और N फिर इक्वल पोटेंशियल पॉइंट रह ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं। तो ये समझ लो क्या हुआ इसका, इसके अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं, तो यानी खुला हुआ होगा। तभी तो अब देखो, अब ऐसे जगह पे चार्ज जाता है क्या? अगर सर्किट का मैं ऐसा कंपोनेंट लूं, जैसे कि ऐसे मान लो कि ऐसा कंपोनेंट लेता हूं, ये रहा आपके अंदर, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर। मान लेते हैं कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, और बैटरी यहां से जोड़ दी गई, और मैं बोल रहा हूं कि ये रहा, और मैंने एक और लगा दिया यहाँ पे। अब बताओ, जब केवीएल लगाओगे तो क्या इसमें आप क्यू गुजारोगे? नहीं गुजारोगे। इसको या तो बैटरी के इससे अगर चार्ज चला तो इसको वापस फेंकना पड़ेगा, और उसको बैटरी के पास जाना पड़ेगा, तभी तो कैपेसिटर बनता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा कौन सा है, किसने अनम्यूट कर रखा है? आरिफ बेटा म्यूट कर लो, ठीक है, ध्यान पे दिया करो क्लास में। तो ऐसे केसेस में इसको खुला छोड़ देते हैं, तो फिर हो गया सर काम मेरा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज ये सीरीज में आ गई और ये सीरीज में आ गई कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरीज में आ गई सर, तो सीरीज में आ गई तो कर देते काम 6 तो इसका C इक्विवेलेंट क्या बोला था? अगर इक्वल है कैपेसिटेंस, अगर इक्वल है दोनों कैपेसिटर के और वो सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट सीधे होता है जो एक के ऊपर चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 3 आएगा। नीचे वाले का सेम 3 आएगा, इसको ऊपर वाले को 1 बोल देते हैं, नीचे वाले को 2 बोल देते हैं। अब 3 और 3 कैसे हैं? पैरेलल में है कि नहीं? ऊपर वाला इसको एक रिप्लेस कर दिया सर, इसको आपने बोला इसको रिप्लेस किया किससे? एक सिंगल कैपेसिटर से। इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, और नीचे वाले को फिर आपने रिप्लेस कर दिया सर किससे? 3 माइक्रोफैराड से। 3 लिखा है सिर्फ, 3 माइक्रोफैराड इसमें सब लिखा हुआ है, समझ लेना ये बात है। अब 3 और 3 क्या है? पैरेलल में है कि नहीं? तो क्या 3 + 3 पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? C1 + C2, यानी 3 + 3 दैट इज 6, दैट इज 6 माइक्रोफैराड का है। इसका हो गया, ये आपके X और Y के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर से हो गया, जिसका एक कैपेसिटर जो सिंगल कैपेसिटर होगा,
जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड होगा, वो इस कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे Yes, sir. आ गई ना अच्छे से। और यही चीज देखो, मैंने केवीएल वाला भी लगाया था, तो यही देखो आया था आपके पास, क्यू आया था आपके पास, क्यू कितना आया था 6 वोल्ट। और यहाँ पे आपने कहाँ निकाला था यार, ये सी इक्विवेलेंट आपने जो निकाला है वो आया था आपके पास 6 माइक्रोफैराड। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन ये वाला मेरे से कल मिस्टेक हो गया था, एक क्यू छूट गया था मेरे से, एक क्यू छूट गया था, तो मेरे को कल क्यू का वैल्यू आ रहा था 12, तो मैंने 12 पे बोला था। ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। तो आपको दोनों तरीके याद रखने हैं, कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया, हमने C5 को हटा के, हमने पर्पस ही था कि मेरे को C5 को खत्म कर देना। खत्म कैसे करूंगा, उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रख दो। अगर कोई रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रख दोगे तो क्या इससे कभी करंट पास होगा? एक बात याद रखना, कभी इससे करंट पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर करंट पास हो गया तो I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, सेम पोटेंशियल पे। तो यानी से इसका अर्थ है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो R 0 नहीं है, R नॉट इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज I को 0 होना पड़ेगा, तभी V 0 बनेगा। तो इस केस में नहीं होते। लेकिन कंडक्टर में देख लो सर, एक स्टोरी बताना सर, आप तो बहुत थोड़ा सा इधर उधर मार लेते हो काम वाम। अगर सर यही बात बोलते हो, कंडक्टर में दो पोटेंशियल है M और N, मान लेते कि वायर का दो पॉइंट है M और N, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सर बोल रहे हो इस पे N बनाओ, VM माइनस VN, क्या बोल रहे हो, सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं ना, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 0 सर, तो यहाँ पे आप सर क्यू कैसे बहा देते हो, यहाँ क्यू कैसे बहा देते हो, यहाँ क्यू कैसे बह जा रहा है, ये भी पूछ सकते हो। तो मैं बोलूंगा या यहाँ पे करंट कैसे बहा दोगे, वायर के दो पॉइंट्स के बीच में करंट बहता है, वहां कैसे कर दोगे सर? तो मैं कहूंगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है, आपने बोला। और हम जानते भी है M और N, अगर कंडक्टर के ऊपर वायर के ऊपर पॉइंट है तो इक्वी पोटेंशियल होंगे, तो M और N के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो ये दिस इज इक्वल टू 0 इंटू आई इंटू आर। सर आर कितना है इसका, कंडक्टिंग ये वायर का जो पोर्शन है इसके रेसिस्टेंस क्या मानते हैं, 0 है कि नहीं? कंडक्टिंग वायर का अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं, इसके अक्रॉस में रेसिस्टेंस पूछूं तो कितना होता है, 0 होता है कि नहीं? अरे उसको रजिस्टर कहते ही नहीं ना, तभी तो कंडक्टिंग वायर कहते हैं। उसके अक्रॉस एक पॉइंट अगर आपने ये ले लिया, रजिस्टर ले लिया, यानी रजिस्टर के अक्रॉस आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है, वायर के अक्रॉस आपको रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो इसका रेसिस्टेंस 0 होता है। तो यहाँ पे लगाओगे V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ R 0 है, V 0 है, V तो 0 है, R भी 0 है, यानी I को अब कोई कंडीशन नहीं है कि I हमेशा 0 होना ही पड़ेगा। यहाँ पे R नॉट 0 है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो I को 0 होना पड़ेगा अगर दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे हैं, यानी उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे I को इंप्लाइज होना पड़ेगा कि 0 होना पड़ेगा, क्योंकि R 0 नहीं है। देख लो V इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आई आर, आर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, इसको नीचे से डिवाइड कर दो तो 0 बाई आर, तो ये 0 बाई आर 0 होता है, और दिस इज इक्वल टू आई। यहां पे लगा दो, यहां V 0, आपके पास I निकालना है, R भी 0, 0 बाई 0 फॉर्मेट आ रहा है। इस चीज को आप जब लिमिट पढ़ते होगे और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ते होगे, वहां पे आप देखते होगे कि जैसे x, एक क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसमें देख लो किसमें बोलता हूँ, एक दो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको इसका देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसका अर्थ होता है इनडिटर्मिनेंट, इसको मैथ्स में ऐसे जनरली डील किया जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये रहेगा x डिवाइडेड बाई x कह लेते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ x इक्वल टू 0 पे क्या होगा वैल्यू, तो यहाँ 0/0 आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप इसको लिमिट जो बोलते हो कि सर यार 0/0 फॉर्म हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा 0/0 फॉर्मेट में अगर लाने से पहले तो यहाँ देख लो सर, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो x से कैंसिल x होगा यानी 1 हो जाएगा ये। तो अगर x/x अगर हम ऐसे देखें, लिमिट टेंड्स टू 0 तो इज इक्वल टू 1 होगा, ना कि 0 होगा। 0/0 0/0 कुछ भी दे सकता है। यही अगर मैं लिख दूं 2x/x का क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका बताओ क्या होगा। तो आप 0 रखोगे तो कहोगे 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, यानी इनडिटर्मिनेंट है। हो सकता है, डिटर्मिनेंट नहीं हो, अभी तक हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है इसका कोई वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, तो इसको कैंसिल आउट कर दोगे, तो इसमें कैंसिल करोगे, x को पहले ही कैंसिल कर दिया, यानी अब x 0/0 कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ, समथिंग वैल्यू विच इज अप्रोचिंग टू 0 वेरी स्मॉल, वो कैंसिल आउट हो सकती है चीजें। तो कह देते हैं इसी के लिए कि x टेंड्स टू 0 यानी 0 नहीं है, 0 को रीच किया है, यानी बहुत स्मॉल वैल्यू, तो इसको समझ लो x dx/dx, एक स्मॉल वैल्यू x, तो यहाँ dx कैंसिल हो सकता है, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी देखो, ये भी 0/0 फॉर्मेट आ रहा था, इसका आंसर यहाँ 2 आया, इसका आंसर यहाँ 1 आया। तो सेम चीज होता है कि ये इसके ऊपर इसका आई का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है सर्किट का। ये बात समझ में आ गया सबको। Yes, sir. यानी यहां से मैं बोलूं, यहां से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मानता हूं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहाँ के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, इसी के लिए इस कारण यहाँ पे क्यू बहना पड़ेगा, इसको क्यू बह सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बोलूं ये दोनों के V और M यहाँ के पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे क्यू को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो Q/C इज इक्वल टू V, तो यहाँ पे V यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0, और आपके पास कैपेसिटेंस ये भी 0, तो इस फॉर्मेट में आता है। और इसको ऐसे लिखोगे तो मतलब इसका क्यू आ सकता है, इसके अंदर क्यू आ सकता है, ठीक है, इसके अंदर क्यू आ सकता है, लेकिन अगर कैपेसिटर लग गया, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तब क्यू नहीं आएगा, तब उसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आ गई आपको समझ में, और ये सॉल्व भी किया था, इस चीजों को देखा अभी तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो 6 माइक्रोफैराड आ रहा था, दोनों तरीके से आ जाएंगे। 6 माइक्रोफैराड आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने आज काम क्या करना है, आज तो हमने कितना टाइम हो गया, इसमें लिख दिया टाइम, तो इसमें चला गया 50 हो गए, क्या बात कर रहे हो, इतने ही टाइम में 50 हो गए। हमें नेक्स्ट आज काम करना है डाइलेक्ट्रिक्स के साथ। डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको एक चीज बताई थी, परमिटिविटी, स्पेस की परमिटिविटी, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक वैल्यू होती है, आपने याद है कि वो दिया रहता है सबसे। किसी मीडियम की परमिटिविटी भी होती होगी सर, EM, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ये भी होती होगी। यानी सर ये चीज क्या होती है कि परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी एक प्रकार से दिखाया जाता है कि कितने आराम से आप फील्ड को पास होने दे रहे हो अपने अंदर से, क्या आप फील्ड को फ्लो होने में रेसिस्ट कर रहे हो क्या, तो वो चीजें परमिटिविटी हेल्प करती है, और वो चीजें एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक्स के फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे कैपेसिटर में क्या कह रहे हैं कि एक जो उसके प्लेट्स के बीच में अभी तक क्या था, अभी तक वैक्यूम था, या वैक्यूम लाइक कंडीशंस थे, जिसमें एयर को माना जा सकता है कि एयर का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वैक्यूम का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होता है। ठीक है, तो लगभग 1 होता है दोनों का,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को। दिस इज इक्वल टू EM बाय एप्सिलॉन नॉट। EM एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अगर EM आपके पास वैक्यूम ही रहा तो EM इज इक्वल टू EM E नॉट होगा कि नहीं? तो इसके लिए इसी को K भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो इसी के जगह अगर रख देते EM की जगह एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी एयर का भी 1 के पास ही होता है लगभग। तो अभी तक हमारे केसेस में था कि डाइलेक्ट्रिक्स यानी बीच में प्लेट्स के बीच में अभी तक कुछ नहीं रखा हुआ था, वैक्यूम था। उसकी स्टोरी याद करते, रिकॉल करते हैं कि अगर ऐसा है तो हमने हमें अभी क्या किया कि हमने एक कंडीशन के साथ रखा कि एक तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी इसके बीच में कंडक्शन नहीं होगा। हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि अगर कंडक्शन हो गया तो एक प्रकार से प्लेट को आपने एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया। इससे क्या होगा, जो पॉजिटिव प्लेट होगा यहाँ पे निगेटिव प्लेट होगा, फ्लो हो जाएगा। कैसे मालूम से? तो आप बोलोगे कि देखो ये अगर मान लो कि प्लस रखा हुआ है और ये माइनस और इसके ऊपर प्लस क्यू दिया हुआ और आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो आपको मैंने क्या बोला था कि कुछ भी हो, एक वायर कंप्लीट हुआ है तो आपको क्यू बहाना है, तो मान लेते हैं इसमें से Q1 बहा देते हैं। तो यहाँ 1 से Q1 बहा दिए, यहाँ बैटरी नहीं है, यहाँ कैपेसिटर है, तो Q1 बहा दिया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसके पॉजिटिव प्लेट पे Q माइनस Q1 बचेगा कि नहीं? क्योंकि Q1 तो आपने बहा दिया, इसमें आपके पास इनिशियली Q था, आपने Q1 बहा दिया, तो यहाँ पे Q1 गया और इसके पास यहाँ पे आ जाएगा और इस पे चिपक जाएगा निगेटिव प्लेट पे। तो इसके ऊपर जो माइनस Q था पहले से चार्ज, अब उसके ऊपर प्लस Q आके चिपक गया है। तो ये देखो यही वाली बात होगी, Q माइनस Q1 और इसका वैल्यू देखो Q माइनस Q1। मैंने क्या बोला था, इस प्लेट पे जो चार्ज होता है वो क्या करते हैं, इसी का निगेटिव निकाल देते हैं, तो निगेटिव ऑफ दिस वन, तो Q1 ये हो जाएगा माइनस Q। यही चीज आ रही है क्या यहाँ पे? तो ये इतना सोचना नहीं है कि निगेटिव प्लेट के साथ कैसा हो रहा होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। निगेटिव प्लेट इसी के बराबर कंटेन कर रहा होगा चार्ज, अपोजिट टाइप में। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव कर रहा होगा। तो आपने Q माइनस Q1 बहा दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पहला काम आपने एक को जिसको बनाया था उसको स्टैंडर्ड माना, स्टैंडर्ड मान लिया, स्टैंडर्ड कैपेसिटर या स्टैंडर्ड बैटरी होता है, तो स्टैंडर्ड वाला केस कर दिया। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तीसरा KVL लगा देंगे क्या? तो लगा देते हैं, यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए, निगेटिव प्लेट से निकला, निगेटिव प्लेट से, तो माइनस V, इसका मान लेते कैपेसिटेंस, माइनस V इज इक्वल टू 0, वापस इसी प्लेट पे पहुंच गया, यानी V इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू 0, तो अब V इस पे लिखो, V क्या है अब इसके ऊपर, Q माइनस Q1 प्लेट पे है अभी चार्ज, डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू Q1। इसका अर्थ कि Q जो है Q1 के बराबर है, यानी Q1 जो इसने बहाया, Q1 का मतलब बहाने वाला चार्ज, वो पूरा पूरा जो उसके ऊपर पहले था Q, वो पूरा बहा दिया उसने। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया हमने। दो प्लेट्स को अगर जोड़ दिया सीधे आपने तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, पूरी चार्ज जो उसके ऊपर प्लस था माइनस में जाके चिपक जाएगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बात समझ में आई आपको? इसको लॉजिकल वे में आपको एक्सप्लेन किया। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई थी। अब इसका अर्थ है कि सर हमें ऐसा नहीं करना कि कंडक्टर वाला टाइप का लगाना है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डालना है। अब हमने नॉन कंडक्टर मटेरियल भर दिया इसके, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करेगा लेकिन कंडक्टिंग नहीं करेगा, प्लेट्स को शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा। तीसरी बात, इसके पास द इलेक्ट्रिक्स जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर के पास हम जानते हैं कि मेटल का जो मॉडलिंग होता है वो कैसे मॉडल मानते हैं कि मेटल या कंडक्टर वो क्या होते हैं, एक सी ऑफ पॉजिटिव आयन, और इसके आसपास क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, चक्कर मारते हैं, गेड़ी मारते रहते हैं, इसको कहते हैं। कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इसको बगल वाले के पास चले गए, कभी इधर चले गए, कभी यहाँ वाला वहां पे चला गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। इंसुलेटर में पहले ही हम जानते हैं कि उसका मॉडल कहता है कि इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तभी तो वो कंडक्शन कर नहीं पाते।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, इंसुलेटर है नहीं होगा। और डाइपोल होगा क्या, तब डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा। हाँ, इन चीजों को हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो हमने जो डाइलेक्ट्रिक्स बनाया है उसको एक इंसुलेटर से बनाया है, ठीक है। और ये इसका निटी ग्रिटी है। और उसके अंदर जो फील्ड, अगर आप फील्ड को इफेक्ट करोगे तो वो कैसे करोगे, अपने अंदर डाइपोल बना बना के, ठीक है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना। जल्दी जल्दी करते हैं। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, यानी आपने मान लीजिए कि आपने एक प्रकार से डाइलेक्ट्रिक्स डाला जो कि एक पोलर हो, जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक एग्जांपल में कैपेसिटर बनाया, इसके अंदर फ्रोजन नाइट्रोजन डाला। फ्रोजन नाइट्रोजन कैसा है, N2 कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर है या नॉन पोलर? इसके बीच में 3 बॉन्ड बनता है। ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर? अरे बताओ हाँ या ना। अब देखो, जैसे ही पूछता हूँ ना, एक दो भाग जाते हैं। नहीं सर, मेरे से ना पूछते, तो मेरे से पूछ के क्या करेंगे सर, डांटते थोड़ी हैं। बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर? तो ये है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल जो बना होगा जिसके अंदर नॉन पोलर, मैंने बोला तो इससे क्या होता है, नॉन पोलर के अंदर होता है परमानेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट एब्सेंट रहती है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट एब्सेंट रहती है। इसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट इनिशियली नहीं होगा। परमानेंट मतलब जो इसके अंदर खुद भी रहता है। अगर मैं आपको बोलूं CO2, आप इसको डाइपोल कैसे बनाओगे, या तो इसको पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर दो। तो Q, दैट इज द चार्ज ऑन द डाइपोल विच इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस डाइपोल, इनटू द सेपरेशन बिटवीन L2L, ये होता है डाइपोल मोमेंट। हम फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ डाइपोल के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो P एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ऐसे लिखा जाता है। ये आपको रिकॉल करवा रहा हूं। CO2 में हो सकता है कि सर, हाँ होता है सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। देखो सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इसके ऊपर डेल्टा माइनस आता है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आता है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस आता है। तो ये देखो सर, यहां से निगेटिव की ओर पॉजिटिव जाने वाला एक डाइपोल मोमेंट इधर बनता होगा, एक इधर बनता होगा। तो इसका कुछ ना कुछ सम आता होगा और ये होता होगा एक डाइपोल मोमेंट, इसका कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। परमानेंट मॉलिक्यूल जब बना है उसी कारण से। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है। सर ये जब डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे रखा रहता है तो इसमें होता क्या होगा, इसके अंदर अगर डाइपोल मोमेंट है परमानेंट, तो सर ये इफेक्ट क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसे हम रखते हैं, अगर हमने एक प्लेट, एक स्लैब ले ली, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए क्योंकि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन बनती नहीं है। तो कहते हैं इसको डिसओरिएंटेड वे में रहते हैं, ये आपस में ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करने के लिए बना के रखते हैं। जब नेचुरल स्टेट है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है, सब अप्लाइड फील्ड अभी बंद है। तो पहले हम अभी देखते हैं पोलर पे, देखते हैं नॉन पोलर भी होगा और पोलर भी होगा। तो पोलर पे देखेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जैसे अमोनिया वाटर, NH3, H2O, CO2, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होंगे वो होंगे डाइलेक्ट्रिक्स कैसे, पोलर वाले। तो पोलर में क्या होता है, देखो ओरिएंटेशन सबका फिक्स नहीं होता है, सब कोई इधर बना हुआ है, कोई इधर बना हुआ है, अपना अपना घूम रहा है। नेट डाइपोल जीरो होता है, नेट डाइपोल ऑफ द सिस्टम जीरो होता है। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये ओरिएंटेशन इसमें गेन कर दिया। अब इसके अंदर सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। ये डाइलेक्ट्रिक्स खुद में एक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, इसको बोलेंगे E डैश। और ये E डैश हमेशा अप्लाइड जो फील्ड होगा उसके अपोजिट बनेगा, ये बात याद रखना। डाइलेक्ट्रिक्स भाई साहब बहुत जिद्दी इंसान, ये कहता है कि तुम जैसे दोगे उसका अपोजिट बनाएंगे, अगर तुम इधर से दोगे तो हम इधर बनाएंगे अपना फील्ड, तुम इधर से दोगे तो हम इधर अपना फील्ड बनाएंगे। ठीक है। हाँ, स्टोरी में सेम सारे डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे ही करेंगे, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो।
हाँ, पोलर के कारण पहले आपसे पूछा गया कि सर अंदर में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है सारे मॉलिक्यूल के अंदर, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 क्यों रहता है डाइलेक्ट्रिक्स में जब अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड फील्ड नहीं है? तो सर ऐसा कहोगे कि दिस ओरिएंटेशन ऐसा रहता है कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन जैसे ही आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और अलाइन करके क्या करते हैं, एक फील्ड जनरेट करते हैं, उसको ई डैश पे। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये स्टोरी। अब देखते हैं नॉन पोलर के साथ। ये तो रहते हैं सर इसके अंदर ना कोई पॉजिटिव सेंटर है ना निगेटिव सेंटर है, डाइपोल मोमेंट अंदर में है ही नहीं। तो फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती होगी तो ये कैसे बनते होंगे? तो ये बोलेंगे कि अपने आप को क्या करते हैं, डिसओरिएंटेशन, ये अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। होता क्या होगा कि मान लो कि इधर आता होगा, सपोज करो एक मॉलिक्यूल होगा, आप देख लो H2H2। अब क्या हुआ कि एक एक्सटर्नल फील्ड लगे, अब इसमें उसके ऊपर कोई नहीं है, ना कोई इसका पॉजिटिव सेंटर ना कोई निगेटिव सेंटर, ना इसको आप डेल्टा प्लस दिखाते हो ना डेल्टा निगेटिव दिखाते हो, कुछ है ही नहीं ऐसा। हाइड्रोजन बोलता है कि तुम भी सेम मैं भी सेम, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे तरफ जाने दूं या अपने तरफ आने दूं, दोनों बीच में रखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करता है, सॉरी फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है, यही बोला था ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे ये चीजों को करेगा, ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये अपने आप को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा, और इधर थोड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं? फील्ड के जब एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट लगा हुआ है तभी तो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर पाएगा, जब तक ये नहीं होगा तो क्या करता है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता है। तो शिफ्ट कर दिया तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यही देखो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव बन रहा है, फील्ड ऐसे बन रहा है। फील्ड के अगेंस्ट में देखो यहाँ पे निगेटिव सेंटर बनेगा फिर पॉजिटिव सेंटर बनेगा, और ऐसे करके अपने अंदर क्या ले आता है, नेट डाइपोल क्रिएट कर लेता है। नेट डाइपोल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसको ई डैश कहते हैं। तो दोनों हो, पोलर हो नॉन पोलर हो, कोई मतलब नहीं है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या करेगा, हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि नेट डाइपोल के कारण आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, आपने देख लिया दोनों केस। और वो क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड को हमेशा अपोज करना चाहेगा। तो अब हमारे पास जो फील्ड आएगा, नेट फील्ड आएगा, वो इनका समेशन होगा, और वो हमेशा यही होगा ई नॉट माइनस ई डैश मान लेते, ई डैश मान आगे। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड जो कि कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा है। ई डैश क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक के कारण, इस डाइलेक्ट्रिक के कारण नेट डाइपोल आया, उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको ई डैश कह रहे हैं। अब इन दोनों के, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों के फील्ड क्या होंगे, कॉन्साइड होंगे, तो एक प्रकार से सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, दोनों का अपना अपना फील्ड जोड़ो। तो ये कहेगा कि मैं इधर जाऊंगा, मैं बोलेगा कि इधर जाऊंगा। तो ये चीज समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो देखो, Yes, बोथ sir. पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वीकेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन देम। यही तो मैंने बोला कि उसको डाइलेक्ट्रिक्स करता ही है कि मैं तुम्हारे अपोजिट काम करूं, तुम कुछ भी कर लो। और दूसरी बात, अब यहां से जो डेफिनेशन यहां से लेके कैरी करेंगे, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। अब ये ई क्या है और ई नॉट क्या है बताओ? ई नॉट है आपके पास जो अप्लाइड है, अप्लाइड जो है, यानी जो आपके पास कैपेसिटर में कुछ नहीं होता तब वो क्या होता है, फील्ड, वो है ई नॉट। ठीक है, वो बैटरी के थ्रू अप्लाई की जा रही है। बाई ई, ई क्या है, ई आपके पास क्या वो ई डैश है? नहीं, ये ई आपके पास ई नॉट माइनस ई डैश है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन होने के बाद, यानी यही देखो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू दैट वीकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वीकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो है, ई नॉट माइनस ई, वीकेंड कमजोर हो चुका फील्ड, जिसमें से ई नॉट माइनस कर ई माइनस ई नॉट कर दिए, दैट इज द, इसका रेशियो को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी के टर्म्स में भी हमने पढ़ रखी थी। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज EM by E0। और आज ये भी मालूम चल गया, दिस इज E0 by E। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. किसी को डाउट? कितना टाइम हो गया यार? टाइम आपके पास थोड़ा कम है, 7 है। चलो जल्दी जल्दी भगाते हैं। अब देखो, कोई एक बात बताओ, ये E जो E माइनस E0 है, ये आप बनाते जा रहे हो, ये बनाते जा रहे हो, कभी ना कभी E डैश जो होगा ऐसा भी तो कोशिश करेगा कि E0 को आगे बढ़ जाए, E0 से आगे बढ़ जाए। यानी कभी ना कभी ऐसा होता जाएगा कि ये फील्ड धीरे धीरे क्या होते जाएगी, डाइलेक्ट्रिक्स एक ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते जाएगा, एक ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते जाएगा। एक ब्रेकडाउन कब होगा? तो ये केस देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास हमने एक, देखो ये बैटरी लगाया है, ये वेरिएबल बैटरी है, इसका पोटेंशियल हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो अभी 3 सिग्नल दिखा रहे हैं, यानी अभी एक मैग्नीट्यूड पे दे रहा है, और इसको हमने क्लोज किया। तो अभी देखो इसके ऊपर क्या हुआ, देखो निगेटिव चार्ज, एक्चुअली होता क्या है, निगेटिव चार्ज फ्लो करता है। आपको मैंने बताया था, करंट में हम पॉजिटिव लेते हैं, हम हमेशा क्यू बहाते हैं यहाँ से, ये पॉजिटिव मानते हुए, और इस पे जो चिपकता है वो प्लस क्यू, ये प्लस प्लेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्यू पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव प्लेट फ्लो कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इस पे जो आएगा चिपकेगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा। लेकिन आपको मैंने बोला था कि इसके विपरीत चीजें होती है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, हम क्यू उसी से सॉल्व करेंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन माइंड में ये रखेंगे कि रियलिटी क्या हो रही है। तो रियलिटी ऐसी हो रही है भैया, कि देखो रियलिटी ऐसी हो रही है कि जैसे ही क्लोज किया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन चले, यहां से इलेक्ट्रॉन के यहां पे आके चिपक गए। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही चिपके, इसने इंड्यूस कर दिया इसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो बचा निगेटिव वाला वो उसको बहा के फिर से वापस ले गया, और इसके ऊपर चार्ज आ गई कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आई तो देखो इसके साथ साथ ओरिएंटेशन भी हुआ है, ओरिएंटेशन भी हुआ है, देखो साथ में फील्ड के साथ, ये देखना, ये ओरिएंटेशन भी हो रहा है यहाँ पे, इसका ओरिएंटेशन भी हो रहा है कि नहीं? तो इसने अपने अंदर ओरिएंटेशन कर लिया, ओरिएंटेशन कर लिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब E डैश भी प्रोड्यूस हो चुका है, और E0 पहले से इस कारण से फील्ड इस डायलेक्ट ये कैपेसिटर के कारण बन रखा है। अब जो फील्ड बीच में होगी वो ऐसा होगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस E डैश। अब फील्ड E0 नहीं रही डाइलेक्ट्रिक्स भरने के कारण। अब क्या कुछ चेंज होगा क्या? कुछ चेंज होगा क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप यहाँ पे V चेंज होगा क्या? क्योंकि V को हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था V इज इक्वल टू E इंटू डी। V मतलब डेल्टा V, डेल्टा V को आपने लिखा था कि V पॉजिटिव से हमेशा V निगेटिव तरफ जाते हैं। V पॉजिटिव आगे लेते हैं, V निगेटिव नीचे लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो होता है ये ऐसा होता है, VF माइनस VI होता है। तो इनिशियली हम चले किससे, निगेटिव प्लेट से, और यहां तक गए पॉजिटिव प्लेट तक। तो फील्ड हमेशा फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो करती थी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मैं मूव कर रहा हूं कितना d डिस्टेंस, और फील्ड लाइंस कैसी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी थी, हर पॉइंट पे E सबकी सेम थी। तो E इंटू डी होता था वह डेल्टा V। अब यहाँ पे E वो रहा नहीं, तो V चेंज होगा, डेल्टा V मैं बोलूं, डेल्टा V चेंज होगा। यानी अब इस बार निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक जाते हैं, तो मुझे डेल्टा V ED की तरह नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? E नया वाला जो आ गया है, जो कि मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा। फॉर्मूला में ये कहां से लेके आए थे, ये लाए थे dv इज इक्वल टू माइनस E.dr, ये वाला फॉर्मूला से लाए थे। और इसमें कहा था कि E अगर इंटीग्रेट करते हैं, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू और माइनस E.dr, इधर इंटीग्रेशन लगाते, E बाहर तभी आ जाएगा जब कांस्टेंट होगा, .dr यानी डेल्टा R। ये dr को इंटीग्रेट करेंगे, जहां से स्टार्ट किए थे जहां पहुंचे थे, तो ये डेल्टा R बन जाएगा, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा V, और ये माइनस साइन रहा रहेगा, यानी E माइनस E, फील्ड के अगेंस्ट अगर हम dr करते हैं तो dv पॉजिटिव आएगा,
मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, यानी पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हमने निगेटिव प्लेट से स्टार्ट किया था, ई के अगेंस्ट जा रहे हैं, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे ऊपर तक गए, तो ई जो कि उधर का कांस्टेंट फील्ड बना हुआ था इनटू डेल्टा डी बन गया था। यही तो है दो प्लेट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन गया था डेल्टा वी। और मैंने बोला था कि ये यहाँ पे सीधे आंसर लिख देना, प्लस माइनस मत सोचना, क्योंकि आपने ये कर ही लिया है, फील्ड के अगेंस्ट चल ही लिए हो, वो चीज माइंड में रख लिया आपने। तो ये चीज सिंपली बन जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू, आप कुछ भी लगा देना, प्लस माइनस ईडी लिख देना, आप बस ये देखना कि फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो कि फील्ड के साथ जा रहे हो। अगेंस्ट जा रहे हो तो पॉजिटिव लिखना, अगर साथ में जा रहे हो फील्ड के अलोंग जा रहे हो तो निगेटिव लिखना। तो ई इंटू डी आपको कर दिया था। अब आपके पास आ गया था v माइनस, अब आपके पास ई जो आ रहा है वो हो गया आपके पास ई नॉट माइनस ई डैश इंटू डी, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच में, यानी v प्लस और v निगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो ई नॉट माइनस ई डैश डी आ रहा है। ये चेंज हो रहा है। अब अगर ये चेंज हो रहा है तो क्या कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, क्योंकि C इंटू वी ही तो इसी का तो रेशियो होता है सर। तो होगा तो देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब देखो एक और चीज, अगर मैंने देखो यहाँ पे धीरे धीरे इस वेरिएबल वाले को देखो बढ़ाया, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, देखो सिग्नल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब यहाँ तक इसने क्या किया, और चार्ज को एक्युमुलेट किया, करने दिया करने दिया करने दिया, अब आके और बैठ गए। अब एक टाइम आता है कि जहां पे पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्चार्जिंग हो जाती है, उसी को कहते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल। यानी डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं कभी भी ऐसे मत सोचो कि इंसुलेटर होते हैं तो मतलब परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं। कोई भी चीज यूनिवर्स में ना परफेक्ट कंडक्टर है ना परफेक्ट इंसुलेटर है। एक पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद वो भी कंडक्शन करने लगता है, कहता है कि मेरी अब हिम्मत नहीं है आप जैसे फील्ड को संभालने की, कृपया पास कीजिए मेरे अंदर से। तो ये बात समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, कि उस पोटेंशियल पे जब जहां पे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स के थ्रू अगर करंट पास होने लगे, वो स्टेट जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक्स ब्रेकडाउन। ठीक है। यहाँ कंडक्टर ना लिखूंगा या रेसिस्टर लिखूंगा, इसके अंदर भी ऐसा नहीं होता कि आराम से एकदम बिल्कुल है भाग जाओ पूरा, रेसिस्टर की तरह बताऊंगा कि उसका भी रेसिस्टेंस कुछ होता है, लेकिन है मतलब उसको पास करने दे रहा है, जो पहले बिल्कुल रोके हुए थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब चलो टाइम तो हो गया है, आगे हमें पढ़ना है। यार ये चीज तो कंप्लीट करनी थी आज, और ये सब सारी चीजें आएंगी। चलो कोई बात नहीं, सर आ गए हैं, आपको सर को मैं होस्ट बनाता हूँ क्योंकि मुझे सेकंड क्लास पे भी जाना है, दूसरा क्लास को भी लेना है। सर आप आ गए क्या? सर आ गए आप? सर भी अब मेरा जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं कि बच्चे तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं तो सर क्या जवाब देंगे। देखो तुम्हारे चलते ऐसे तुम लोग जवाब देते ही नहीं हो, पूछता हूं मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर, सर आगे क्या? सर अभी तक नहीं आए हैं शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि फिर जल्दी भगाने से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भगाने से अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे देखो, आगे मैं करवाऊंगा, बस लास्ट बचा है, और इसके बाद हम लोग आगे जो डील करने वाले हैं। ठीक है, आप जो कैपेसिटेंस वाला है आप क्वेश्चन सब लगाना स्टार्ट करना, सेम चीज स्टोरी रेसिस्टर के साथ भी चलेगा। आज आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है, सेम चीज आप वहां पे पढ़ोगे जब रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन वैसा बन के आएगा आपके पास, तो सेम स्टोरी वही चलेगी। वहां पे क्यू बहाया है वहां पे आई बहाएंगे, स्टोरी सब कुछ सेम चलती है। ठीक है, तो इसी के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। प्रैक्टिस जितना करोगे आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा चीजें करने के लिए। ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में देखो, फिजिक्स सबसे डिफिकल्टी इसलिए है ना कि
एक तो थोड़ा इमोशन के साथ समझो, जिसमें कहते हैं केमिस्ट्री की तरह थोड़ा समझते हैं भाई क्यों कैटायन या ये एनायन फॉर्म्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे, S1 मैकेनिज्म क्या है, ये मैकेनिज्म क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। साथ में मैथ्स की तरह कि हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक, इसमें कोई ये लग रहा है कि इसमें ये लग रहा है, ये लग रहा है। तो फिजिक्स इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होती है कि एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी चाहिए, साथ में मैथमेटिकल प्रैक्टिस भी चाहिए, तभी जाके इसको आप कंप्लीटली अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, चीजें भूल जाती है, नेचुरल है, ब्रेन का ये बहुत टेंडेंसी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है फील्ड के अगेंस्ट फ्लो करना, वैसे ही ब्रेन की टेंडेंसी होती है चीजों को, इंफॉर्मेशन को निकालते रहो निकालते रहो, जितना आ रहा है लेकिन निकाल भी रहे, भैया बहुत ज्यादा हो गया, तो नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल चीजों के अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए, जो होता है सो होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए इससे, ठीक है, ये चीज करते रहिए। सर आ गए लगता है, सर आ गए आप सर? अभी भी नहीं आए सर? तो मैं आपको किसी, सुनील सर आ गए, तो सर आप आ गए? सुनील सर का क्लास है ना, केमिस्ट्री है क्या है? यस सर, केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री क्लास है, तो सुनील सर आ गए क्या? सर आ गए क्या? आपको मैं किसी एक को आप किसको बना दो होस्ट, बता दो आप। तानिया आपको बना दूं? यस सर, बना दो। ठीक है, तानिया आपको बना रहा हूँ। हर्षद। हाँ हाँ हाँ। सॉरी सर, एक्चुअली मेरा माइक पे इशू था, अभी ठीक हुआ। अच्छा अच्छा सर, मेरे को उधर भी क्लास जाना है सर। ठीक है सर, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। मेक होस्ट, ठीक है सर, हो गया। चलो थैंक सर, यू। थैंक यू सर। चलो बाय बच्चों। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू बेटा। थोड़ा एक्टिव रहा करो, ये सब बोलते ही नहीं हो, जवाब देते ही नहीं, जवाब दिया करो, गलत सही होगा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, इतने समय बीत रहा है, सब कुछ चल रहा है, जवाब देना सीखो, अपने आप को आगे लाओ। सर आप रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। मैं लीव कर रहा हूँ सर, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना सर? फिर से ठीक है सर। रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। हाँ थैंक हाँ, यू सर। ओके।